दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लोज नंबर 10 की, जो कि लास्ट क्लोज है IATF में। तो इस क्लोज के ऊपर आज हम बात करते हैं। तो क्लोज में तीन क्लोज सब क्लोजेस आते हैं, 10.1, 10.2 और 10.3। तो बहुत ही छोटा क्लोज है, सिमिलर टू क्लोज नंबर 9। तो 10.1 जनरल क्लोज है, 10.2 नॉन कन्फर्मेटिव इन करेक्टिव एक्शन और 10.3 कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट है। देखिए स्टैंडर्ड ने क्लोज कितने अच्छे से बनाए हैं कि आपको ऑडिट हुआ, आपके जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी हुई, रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हुई, आपके KPIs हुए, सब कुछ बनाने के बाद आपको क्या करना है, निरंतर इम्प्रूवमेंट करना है। इसीलिए लास्ट में इम्प्रूवमेंट का क्लोज आता है। इस क्लोज में सबसे पहला क्लोज 10.1 जो जनरल क्लोज है वो ये बोलता है कि आपको हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करना है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट हैं और एक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है ताकि मीट कर पाए कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, क्योंकि अल्टीमेटली इस स्टैंडर्ड का मेन एम है इम्प्रूव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड दिस कैन इंक्लूड द प्रोडक्ट एंड सर्विस इम्प्रूवमेंट टू मीट करंट एंड फ्यूचर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, करेक्टिंग, प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग अनडिजायर्ड इफेक्ट, इम्प्रूविंग QMS परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस। सो इम्प्रूवमेंट कैन बी करेक्शन हो सकता है, कोई भी चीज का करेक्शन करना, करेक्टिव एक्शन करना, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करना, और या इनोवेशंस भी कर सकते हैं या रीऑर्गेनाइजेशन भी आप कर सकते हो, वो भी इम्प्रूवमेंट है। जैसे कि आप अपने इंटर डिपार्टमेंट्स लोगों का चेंज करते हो, वो भी इम्प्रूवमेंट है। आप और प्रोसेस को चेंज करते हो, वो भी एक इम्प्रूवमेंट है। और कुछ R&D सेटअप करते हो, कुछ रिसर्च सेटअप करते हो, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनोवेशन। 10.2 क्लोज है नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन। जब भी नॉन कन्फर्मिटी या करेक्टिव एक्शन आए तो आपको क्या करना है, जैसे जब भी कोई कस्टमर कंप्लेन आती है क्या करना होता है, 8D बनानी होती है। तो 8D इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, IATF में क्लियरली मेंशन किया गया है। 8D के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। 8D के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। 8D मतलब कि आपका 8 डिसिप्लिन होते हैं और जो कि फोर्ड ने बनाया था, और कस्टमर कंप्लेंट्स में नॉर्मली हम इसको यूज करते हैं। 8D में हमारे D4 टू D7 सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, जिसमें रूट कोज एनालिसिस करना और करेक्टिव एक्शन लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये रिव्यू इफेक्टिवनेस। एक्शन लेने के बाद आपको इफेक्टिवनेस का रिव्यू करना जरूरी है। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को अपडेट करना जरूरी है और सारे रिकॉर्ड्स आपसे मांगे जा सकते हैं, ये स्टैंडर्ड में मेंशन है। सबसे इम्पोर्टेंट क्लोज 10.2.3 है। अगर आप IATF के सबसे ज़्यादा मेजर एनसी देखोगे तो इसी क्लोज में सबसे ज़्यादा मेजर एनसी मिली जाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में। अगर हम वर्ल्ड का डाटा उठाएंगे IATF की ऑडिट का, सबसे ज़्यादा मेजर एनसी मिलेंगी इस क्लोज में। देखिए इस क्लोज में कहता है, 8D के बारे में बोल रहा है। सबसे पहले आपको जब कोई भी कस्टमर कंप्लेन आएगी या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आप यूज करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, कंटेनमेंट करना है, दूसरा रूट कोज एनालिसिस करना है, तीसरा करेक्टिव एक्शन लेना है, चौथा वेरिफिकेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक FME एंड कंट्रोल प्लान। कोई भी कस्टमर कंप्लेन आती है, आपको FME कंट्रोल प्लान को अपडेट करना ही करना है, नहीं तो आपकी एनसी आराम से आपको इशू की जा सकती है। तो ये बेसिकली आपके, अगर हम इनको ध्यान से देखें तो बेसिकली 80 स्टेप्स की तरफ ही ले जा रहा है। इसमें खास बात ये है कि देखिए यहाँ पे ना स्टैंडर्ड करेक्टिव एक्शन की बात कर रहा है, प्रिवेंटिव एक्शन की बात नहीं कर रहा है। सो प्रिवेंटिव एक्शन जो हम कापा बोलते थे वो अभी रिमूव हो गया है। एज पर IAT प्रिवेंटिव एक्शन हो ही नहीं सकता है। कोई भी कस्टमर कंप्लेन आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अगेंस्ट जो भी एक्शन लोगे वो करेक्टिव एक्शन होगा। प्रॉब्लम आने से पहले जो एक्शंस लेते हैं वो प्रिवेंटिव एक्शन होते हैं। प्रिवेंटिव एक्शन यहाँ पे आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि प्रॉब्लम आने के बाद आप कर रहे हो प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो प्रॉब्लम आने के बाद जो भी एक्शन लोगे वो क्या होगा, करेक्टिव एक्शन होगा, प्रिवेंटिव एक्शन होगा ही नहीं इसमें। प्रिवेंटिव एक्शन का एग्जांपल कई लोग पूछते हैं मेरे से, तो वो ये है कि जब आपके ऑर्गेनाइजेशन नया न्यू डेवलपमेंट कर रहा होता है तो उसमें जो FME होता है, FME इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्रिवेंटिव एक्शन, बिकॉज आप प्रोडक्शन करने से पहले उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। सो प्लीज नोट कीजिए, कोई अच्छा ऑडिटर है या कोई अच्छा इंटरव्यू लेने वाला है, वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या आप प्रिवेंटिव एक्शन यूज करते हो क्या, तो आपको आंसर देना नहीं, प्रिवेंटिव एक्शन हम नहीं ले सकते हैं प्रॉब्लम आने के बाद। ऐसा स्टैंडर्ड भी खुद कह रहा है। और अगर आप ISO 9000 की डेफिनेशन में जाएंगे तो वहां भी करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन में क्लियरली डिफाइन किया गया है। 10.2.4 है एरर प्रूफिंग। देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन को डॉक्यूमेंट लगाने हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में FMEA में क्या क्या एरर प्रूफिंग है।
जैसे पोकाएक्स कौन कौन से हैं, लिस्ट ऑफ पोकाएक होनी चाहिए और वो पोकाएक कंट्रोल प्लान में मेंशन होने चाहिए और उनकी टेस्टिंग करनी है आपको समय समय पे, जैसे हर 2 महीने में, 6 महीने में, क्वार्टरली, जो भी आपके यहाँ रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं है तो आप का ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन कर सकता है कि क्या फ्रीक्वेंसी हो। जैसे कि आप ओके पार्ट को लगाएंगे तो ओके ही बताएगा, बैड पार्ट को लगाएंगे तो बैड पार्ट ही बताएगा। सो ये करना भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है 10.2.4 में। 10.2.5 वारंटी। सो वारंटी का एक आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसीजर होना चाहिए कि वारंटी कैसे एनालिसिस किया जाए, वारंटी के केस में आपका ऑर्गेनाइज क्या करेगा। और लास्ट में एनटीएफ होना चाहिए। एनटीएफ है नो ट्रबल फाउंड, मतलब कि आफ्टर एनालिसिस आपको पता चलता है कि ये गलती है या ये जो रूट कोस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से नहीं है, ये दूसरे कंपनी की वजह से या दूसरे सप्लायर की वजह से हो सकता है। तो उस केस में आप वारंटी कंप्लेंट्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन से हटा सकते हो। मतलब एनटीएफ मतलब वो कंप्लेन आपकी वैलिड नहीं है, वो द कंप्लेन रीजन कैन बी फ्रॉम अदर सप्लायर्स और फ्रॉम अदर कंपनी। 10.2.6 है कस्टमर कंप्लेंट्स और फील्ड फेलियर एनालिसिस। तो फील्ड फेलियर एनालिसिस जैसे कि कई बार गाड़ी फील्ड में आती है, भले वारंटी कंप्लेन से आउट होगी, वारंटी मान लीजिए 6 साल बाद कोई कंप्लेन आती है, तो फील्ड से क्या क्या कंप्लेन आती है उनको भी प्रॉब्लम सोल्विंग अप्रोच या 8D से आपको एनालिसिस करना है और एक्शंस लेने हैं ताकि भविष्य में फ्यूचर में वो कंप्लेन ना आए, और कम्युनिकेट करने हैं रिजल्ट्स को इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर्स से। और लास्ट क्लोज आता है 10.3.1 जो बताता है कि कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। सो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट आपका क्या होता है, जैसे सीडी होती है, इंप्रूव करना है, सस्टेन करना है, इंप्रूव करना है, सस्टेन करना है, इंप्रूव करना है, सस्टेन करना है। तो ये है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का एग्जांपल। सो कंटिन्यूअल में आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस में क्या कर सकते हो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस में वेरिएशंस को रिड्यूस कर सकते हो, वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, रिस्क एनालिसिस कर सकते हो, लाइक एफएमए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अच्छे से काइजेंस कर सकते हो आप 6 सिग्मा मेथोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए जिससे आप कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट को शो कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पे सारे क्लोजेस खत्म होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरे आई इन वीडियो से आईएटीएफ की नॉलेज अच्छी मिली होगी और आप इनसे लर्न करके अपने इंटरव्यूज को पास कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ताकि मैं और बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेके आऊँ। सी यू, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, थैंक यू।